बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं इकबाल इंजवा। नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर भी कुछ सियासी हलचल या सियासी तब्दीलियों की बाज़गश्त तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी रहनुमा हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी अपनी छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग के अंदर जिस तरह से वो अपने इरशादात फरमा रहे हैं या आवाम को या लोगों को अपने नज़रियात बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ख़यालात, तो मेरा ख़्याल आया, दिल चाहा कि मैं उनको इस बात का जवाब दूं ताकि वो ये न समझें कि सारे के सारे उन्हीं की तरह एक भेड़ चाल है उस पे चल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन कि जब कोई शख्स ताकत में होता है या ताकत के नशे में होता है या फिर वो किसी दूसरे के कहने पे चल रहा होता है, उसका अपना कोई विजन या अपना नज़रिया नहीं होता, उसे हाँका जाता है, तो उसके अंदर तकब्बर भी होता है, उसकी बातों में रुगनत भी होती है और उसके साथ साथ उसे सब कुछ सही लग रहा होता है जो वो कह रहा होता है। वो ये सोचता है कि बाकी सारी दुनिया भेड़ बकरियां हैं और इनके अंदर किसी किस्म की कोई एहलियत नहीं है। सरदार उस्मान अतीक साहब एक जगह पे अपने इरशादात फरमा रहे थे, तो मैंने कहा कि चलें इसके हवाले से इनसे कुछ मुखातब भी होते हैं और इनको जवाब भी दे देते हैं। वो उस्मान अतीक साहब अपनी एक कॉर्नर मीटिंग में क्या इरशादात फरमा रहे हैं, स्टार्ट में आप सुनिएगा। पुल बंद कर देंगे, पाकिस्तानियों का जब दिल किया वहां से दूसरी साइड से पुल बंद किए तो फिर क्या होगा? वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों जिस तरह से कश्मीरियों ने एंट्री पॉइंट बंद किए अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से, जिनके अपने मुतालबात थे, तो उस पे उनका ये कहना था कि आपने कश्मीर का रास्ता बंद किया, पुल बंद किए, तो अगर पाकिस्तानियों ने भी आपका रास्ता बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? इसका जवाब ये है उस्मान अतीक साहब कि पाकिस्तानी न कल कश्मीरियों से नफ़रत करते थे न आज करते हैं। कश्मीरी न कल पाकिस्तानियों से नफ़रत करते थे न आज करते हैं। ये जो नफ़रत का एजेंडा है, बुनियादी तौर पर यह एजेंडा आप जैसे सियासी कारकुन दोनों अवामों के दरमियान फैला रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो कश्मीरी और पाकिस्तानी रास्ता बंद करेंगे? क्यों बंद करेंगे पाकिस्तानी रास्ता? तारीख़ में उठा कर देखेंगे कहीं भी पाकिस्तानी और कश्मीरी आपस में एक दूसरे से नफ़रत नहीं करते। ये नफ़रत है आप जैसे लोगों की पॉलिसियों की नफ़रत है, ये नफ़रत है, ये इस मुल्क के अंदर जो एजेंडा है उस पे नफ़रत है, ये नफ़रत है जो आप आम आदमी अवाम से, जो आप अवाम से नफ़रत करते हैं, जो अवाम के डीएनए का ताना देते हैं, जो अवाम को खून का ताना देते हैं, ये उसकी नफ़रत है। और इस वजह से ये नफ़रत अवाम से नहीं है, ये नफ़रत आपकी पॉलिसियों से है। और ये याद रखिएगा कि आप इस तरह से अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि लोगों को इस तरह से कहें कि वो उसका रास्ता बंद किया तो हम कहते हैं कि पाकिस्तानी रास्ता बंद कर देंगे। पाकिस्तानी क्यों करेंगे? आगे सुनिए अतीक साहब, उस्मान अतीक साहब क्या कहते हैं। 47 की जहाद में एक दिन में 38 लोग शहीद हुए थे मुजाहिद अव्वल की कमांड में, यहाँ पे तहरीक आज़ादी की जंग में। उनमें से चंद की कब्रें भी इधर हैं, आज़ाद कश्मीर में। आगे वो ये कहते हैं कि मरी के लोगों ने जंग आज़ादी में कुर्बानियाँ दी, 70 से ज़्यादा लोग मरी के लोग शहीद हुए या कश्मीर की आज़ादी में मारे गए। उस्मान अतीक साहब, आपने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान की सोवरेंटी के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कितने लाख या कितने हज़ार कश्मीरी शहीद हो चुके हैं और अभी भी शहीद हो रहे हैं। चाहे वो वज़ीरिस्तान का महाज़ हो, चाहे वो कश्मीर का महाज़ हो, चाहे वो KPK का हो, चाहे वो कोई और महाज़ हो, कश्मीरियों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए जानें दी। और कैसे आप कहते हैं कि सिर्फ मरी वालों ने जानें दी? कैसे आप कहते हैं कि जी मरी के वहाँ श्रीनगर के अंदर उनका कब्रिस्तान है? श्रीनगर के अंदर कश्मीरियों का भी कब्रिस्तान है। और दूसरी बात कि मरी तो तारीख़ में कश्मीर का हिस्सा था। कैसे आप मरियों को हवा देकर ये कहते हैं कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं? आपको सिर्फ एक कुर्बानी नज़र आती है, दूसरी नहीं आती। जो कश्मीरी इस वक्त तक जाने दे रहे हैं पाकिस्तान की खातिर, वो नज़र नहीं आता। फिर सोचिए कि नफ़रत क्यों कर रहे हैं ये लोग। कल तक जो पाकिस्तानी 70 से 80% कश्मीरी ये कहता था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज क्यों कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा? किसकी वजह से कह रहा है? आपकी उन हरकतों, उन पॉलिसियों की वजह से। आगे चलते हैं, आगे सुनिए कि उस्मान अतीक साहब क्या कहते हैं। जिस दिन अपनी फौज बना ली, जिस दिन अपनी करेंसी लॉन्च कर दी, जिस दिन अपना दबाव और वजारत खारजा कायम कर ली, उस दिन आके बात कीजिएगा हमसे।
रियासत बना ली। उस्मान अतीक साहब आगे चल के ये कहते हैं कि बड़े आए रियासत की बात करने वाले। रियासत पहले अपनी करेंसी बनाए, पहले अपनी फ़ौज बनाए, पहले अपना बंदोबस्त करें, फिर रियासत की बात करें। इसका जवाब इतना ज़बरदस्त है उस्मान अतीक साहब मेरे पास, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से इसका जवाब उस तरह से दे नहीं सकता। लेकिन जवाब इस तरह से दूंगा कि जब आप कश्मीरियों की अवाम के साथ, आपको कश्मीरियों की परवाह नहीं, आपको अवाम की परवाह नहीं, आप इनके डीएनए का ताना देते हैं। डीएनए का मतलब है, समझ गए ना कि क्या कहना चाहते हैं आप कश्मीरियों को? आप कश्मीरियों को कहते हैं इनके माँ बाप का पता नहीं है, तो क्या कश्मीरी आपके पीछे चले? फिर कश्मीरी आप निकल जाए ना, आप छोड़ दें कश्मीर को, कश्मीर की आवाम को। फिर देखिएगा करेंसी कैसे बनती है, फौज कैसे बनती है। इसका जवाब मेरे ख्याल में इतना ही बहुत है। आगे सुनिएगा उस्मान अतीक साहब क्या कहते हैं। आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का मवाजना किया जा रहा है। इस बदबख्ती पे मैं क्या बात कर सकता हूं कि आजाद मकबूजा कश्मीर में 70-80 हजार खवातीन की इस्मत दरी की गई। गैंग बात उस्मान अतीक साहब ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का मुआजना करें आप, कि वहाँ पर 70,000 कश्मीरी शहीद हुए, बच्चे, माएँ, बूढ़े, उनके रेप हुए। पहला जवाब इसका ये है कि मान लेते हैं कि वो शहीद हुए, मारे गए। किसने मारे? हिंदुत्व ने। किसने मारे? मोदी सरकार ने। किसने मारे? इंडिया की हुक्मरान फौज ने। किसको मारा? कश्मीरियों को। क्यों मारा? वो कश्मीरी कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कहाँ कहते थे? इंडिया के अंदर। तब हिंदुस्तानी फौज ने उनको मारा, शहीद किया। 70 सालों में ये सारी की सारी तादाद जो आप बता रहे हैं। दूसरी तरफ आते हैं, मुआवजा करते हैं। आगे अभी चलते हैं मुआवजे में, कि मुजफ्फराबाद के अंदर जो निहत्ते बच्चों को, जवानों को गोलियां मारी गई। क्यों मारी गई? अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से। क्या वो कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान का नारा लगा रहे थे? क्या कश्मीर के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर मोदी सरकार की हुकूमत थी? क्या कश्मीर के अंदर वो जो मारे गए, जिनको गोलियां मारी गई, वो क्या कह रहे थे? वो पाकिस्तान का झंडा या कश्मीर का झंडा जला रहे थे? नहीं, वो अपने हक की बात कर रहे थे। वहाँ 10,000 बंदा अगर हिंदुस्तान में हिंदू फौज मारती है, यहाँ आप अगर किसी एक निहत्ते कश्मीरी पे गोली चलाते हो तो ये बराबर है, क्योंकि उसका नज़रिया और इसका नज़रिया बहुत मुख्तलिफ है। चले आगे मुआवजा करते हैं। उस्मान अतीक साहब मुआवजा कर लें आज़ाद कश्मीर बामुकाबला मकबूजा कश्मीर। सबसे पहले तालीम का मुआवजा करते हैं। आज़ाद कश्मीर का निज़ाम तालीम देखें, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो निज़ाम तालीम है उसको देख लें। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सड़कें हैं उसकी सूरत हाल देख लें, और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सड़कें हैं उनको देख लें। मुआवजा करते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर सेहत की क्या सूरत हाल है, अद्वियात की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर हॉस्पिटल किस लेवल पे हैं, और इसी तरह का उठाएं और मुआवजा करें मकबूजा कश्मीर के अंदर सेहत कैसी है। आगे चलते हैं, आज़ाद कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और मकबूजा कश्मीर के अंदर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ देखें, तालीमी म्यार देखें, कॉलेजेस देखें, तालीमी म्यार देखें, स्कूल देखें, तालीमी म्यार देखें। लाए आपको मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट को लेकर आएँ। अगर 2% भी अपने म्यार पे उतर गया तालीमी, जो आप कहेंगे मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। क्या तालीमी म्यार दिया हुआ आपने? क्या सेहत का म्यार दिया हुआ आपने? क्या सड़कों का म्यार दिया हुआ आपने? क्या यहाँ पर दीगर जो इदारे हैं उनका क्या म्यार दिया हुआ आपने? क्या आपने जो छोटे मोटे ये जो AC DC थाने कचहरियाँ आपने कंट्रोल किए हुए, क्या यहाँ पे इंसाफ दिया हुआ आपने? चलें मुकाबले से मुआवजा करते हैं ना। फौज को छोड़ें, हम सियासी टू सियासी बात करते हैं, अवाम की सहूलत की बात करते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी सब्सिडाइज जो दी जाती है खाने पीने की चीज़ों में, वो इंडिया कश्मीरियों को दे रहा है। पता करें वहाँ चीनी की क्या कीमत है, आटे की क्या कीमत है, सोने की क्या कीमत है, दीगर खाने पीने की अशिया की क्या कीमत है, दूध वहाँ किस तरह से मिल रहा है।
اور یہاں آزاد کشمیر میں پتہ کریں کہ آٹا، دال، چینی، چاول کیسے مل رہا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی سبسڈی دے کر تو آپ جتنے حکمران ہیں آپ کو وہ تانے دے دے کر آپ رجتے ہی نہیں ہیں۔ سبسڈی دے دی، سبسڈی دے دی۔ ایک اٹھتا ہے تو روس، جاپان اور یورپ کی اور امریکہ کی اور برطانیہ کی اگزامپل دیتا ہے کہ کئی 100 سال لگا کر انہوں نے تہذیب بدلی، اور دوسرا صرف اور صرف جو شہید ہوئے، جو مارے گئے، ان کا موازنہ کرتا ہے۔ باقی موازنہ کیوں نہیں آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ دوسرے جو یورپ کی مثال دیتے ہیں ان کو جاپان، چائنا، انڈیا کی اگزامپل کیوں نہیں آتی ترقی کی، جن کو 70 سال ہوئے آزاد ہوئے؟ وہ کہاں پہنچے اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آگے ایئرپورٹ دیکھ لیں۔ ہندوستان میں جو اس وقت عالمی سربراہ جو کانفرنس ہوئی تھی، جس کے اندر پوری دنیا کے مبصرین آئے تھے، دیکھا تھا کیسے سجا ہوا تھا سری نگر، اور کشمیر کے اندر ہے یہ ایسی حالت۔ بجلی کی حالت دیکھ لیں، یہاں کی دیکھ لیں اور انڈیا کی دیکھ لیں۔ کیا بات کرتے ہیں؟ صرف چھوٹی چھوٹی تحصیلیں، ضلع دے دیے، تحصیلیں دے دی، فلانا دے دیا، اور تحصیلوں کا مقابلہ آپ پاکستان کے اس پنڈی سے کرتے ہیں۔ پاکستان کی کیا مثال دیتے ہیں؟ پاکستان ہم سے بھولا ہوا ہے؟ وہاں کی کیا حالت ہے؟ کیسے مارا جاتا ہے وہاں حق کو سچ بات کرنے کی؟ اسی سکرپٹ پہ آپ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے آپ بات کرتے ہیں کہ فوج کو کوئی گالی نہ دے۔ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی بات کر کے حل کریں، مان لیتے ہیں، یہی بات ہے۔ فوج کو تو کوئی گالی نہیں دیتا، فوج کو گالیاں آپ دلوا رہے ہیں۔ دور کیوں جاتے؟ 5 سال پیچھے چلے جائیں، 10 سال پیچھے چلے جائیں، بچہ سلوٹ مارتا تھا فوج کو۔ آج فوج سے نفرت کا سبب کون ہے؟ ذرا سوچئے گا، جھانکیے گا۔ آگے عثمان عتیق صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیے۔ شاید امید لگ رہی ہے کہ شاید کوئی اچھا وقت آئے۔ کہہ رہے ہیں اچھا وقت آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھا وقت آنے والا ہے، وہ آپ کے لیے آنے والا ہے، کیونکہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے دوبارہ سے کسی نہ کسی طرح سے روزگار ملنے والا ہے۔ عوام وہاں کی وہیں رہے گی، اور عوام کے لیے مشکل وقت آنے والا ہے، یہ آپ کے لیے اچھا وقت ہے۔ آگے سنیے عثمان عتیق صاحب کیا کہتے ہیں۔ کریں ہم سیاسی کارکن، تو سیاسی کارکنوں کو سیاسی گفتگو کرنی چاہیے، کہ سیاسی کارکنوں کو سیاسی گفتگو کرنی چاہیے، سیاسی لوگوں کو سیاسی گفتگو کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے۔ سوال یہ ہے کہ آپ سیاسی کارکن ہیں، آپ سیاسی گفتگو کریں۔ کبھی ادھر سے ملا دیتے ہیں، کبھی ادھر سے ملا دیتے ہیں، کبھی شہیدوں کو ملا دیتے ہیں، کبھی فوج کو ملا دیتے ہیں، کبھی کسی کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں؟ آپ سیاست تو سیاست بات کریں نا، موازنہ کرتے ہیں تو ٹھیک آئیں، کر لیتے ہیں۔ آگے سنیں عثمان عتیق صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی فوجوں کو بڑی فوجوں کے اوپر برتری دے دیتا ہوں، ان کے دلوں پہ ہیبت طاری کر دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عثمان عتیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو عزت یا کامیابی دیتا ہے نظریے کے مطابق، تو وہ چھوٹی فوجوں کو، چھوٹے کمزور لوگوں کو حاوی کر دیتا ہے بڑے طاقتور لوگوں اور فوجوں کے اوپر، ہیبت طاری کر دیتا ہے۔ بالکل سچ کہا، قرآن مجید تو جھوٹ نہیں بولتا، نعوذ باللہ۔ یہی بات ہے کہ جب بندہ حق کو سچ کے راستے پہ ہوتا ہے، اس نظریے پہ ہوتا ہے، تو چند 100,000 لوگ عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں نکلتے ہیں اور ریاست کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتا ہے۔ یہ قربانی، یہ کامیابی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ آپ 10 بندے لے کر کوہالے میں کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا جمع غفیر لوگوں کا جمع ہو گیا، بلے 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 بلے، اللہ کی نصرت تھی۔ تو جو میرپور سے لے کر مظفر آباد تک جمع غفیر تھا، اس میں اللہ کی نصرت نہیں تھی۔ یہی فرق ہے کہ آپ کو اپنی حدیث، اپنی آیات صحیح لگتی ہے، لیکن آیات اور حدیث کا جو اصل مفہوم ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے۔ اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اسی طرح سے
निहत्थे, बेबस, मजबूर आम लोगों को इतनी ताकत दे देगा कि आप जैसी रियासत की उस ताकत को भी हैबत तारी होगी, क्योंकि आप जुल्म करते हैं, सरेआम जुल्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, बार बार ताना देते हैं। कि आखिर में मैं ये कहूँगा उस्मान अतीक साहब, एक सवाल ज़रा सोचिएगा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चाहे जैसे भी है, जो भी थी, हाँ उसमें सॉरी बीच में से एक बात भूल गई कि कश्मीरियों का क्या स्टेटस था। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पढ़ लीजिए, कश्मीर का केस अक़वाम मुत्तहिदा में कौन लेके गया है ये पढ़ लीजिए। कराची मायदे का जिम्मेदार कौन है आपको पता होगा ना, क्योंकि आपके दादा ने कराची मायदे के अंदर उनकी मशावरत थी। तो कराची मायदे में सब कुछ उलट पुलट कर आपने रख दिया और यहाँ पे आप दावा करते हैं। ज़रा सोचिएगा सवाल कि कश्मीर के अंदर जिसे आप रियासती जमात कहते हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चलें 10, 20 साल, 40 साल पहले उसका तोती बोलता था, क्योंकि वन वे थी, लोगों को पता नहीं था, सब सोचते थे बहुत कुछ सही हो रहा है। आज वो एक सीट पे आके रह गई, और वो एक सीट भी ओरिजिनल नहीं है। चैलेंज है दिल कोर्ट से, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, उसके अंदर फॉर्म 47 वाली बात ना करें, कहीं किसी तीसरी कुव्वत की मदद ना लें। अगर इलेक्शन की वो सीट आप जीत गए तो जो आप सजा देंगे मैं तैयार हूं। इस नौबत तक क्यों आए? आपकी पॉलिसियां, आपका तकब्बर, आपका गुरूर, आपका मतलब, और आज आप अवाम को भाषण देते हैं, बार बार ताने देते हैं, बार बार कहते हैं कि इनकी तरबियत पे हैरत होती है, इनके सेंस पे हैरत होती है, इनके उस्तादों पे हैरत होती है। उस्तादों पे हैरत होनी चाहिए आपको, क्योंकि उस्तादों ने गलत बताया, कश्मीर की तारीख गलत बताई उस्तादों ने, क्योंकि वो आपके मजबूरी थी। फिर किसी दिन इंशाल्लाह बात करेंगे कि 2005 के ज़लज़ले में सिद्दार अतीक साहब की हुकूमत थी, उस वक्त जो इमदाद आई, जो एनजीओज थी, जिनके प्रोजेक्ट थे, हाउसिंग प्रोजेक्ट थे, यहाँ पे फर्स्ट एड प्रोजेक्ट थे, एजुकेशन के प्रोजेक्ट थे, सड़कों के प्रोजेक्ट थे, घरों के प्रोजेक्ट थे, उनको किसने यहाँ से नाकाम किया? किसने ये नहीं होने दिया? ये तफसील सारी मेरे पास मौजूद है, मैं नहीं शायद हूँ, इस पे फिर कभी बात करेंगे। आप बात करते हैं कि आप बहुत बड़े मुहिब्बुल वतन हैं, आप बात करते हैं कि कश्मीर आपने सर पे उठा के रखा हुआ है, आप बात करते हैं कि आपके अलावा तो कश्मीर का कोई और वारिस ही नहीं है। क्या किस हालत में रखा हुआ है अवाम को आपने? बार बार 2-4 बातों के ताने देकर आप कहते हैं कि आपने बहुत अवाम के लिए तीर मार दिया। कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो बात होती रहेगी इंशाअल्लाह। इकबाल जंजुआ को इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।